थिंक हर स्टूडेंट आपसे जानना चाहता है और हम इस बारे में बात करेंगे तो कई स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। यस, यस। सबसे पहले तो अभी ये पहली बार आपने ऐसा किया है, इसके अंदर आपने स्किल लेवल के 2 पेपर एक साथ दिए हैं, यस सर। which brings me to my next question. Let's be a little specific. What worked for you in financial reporting? And what was your strategy for taxes? And what worked for you in terms of taxation? A lot of students must be wondering. I'm also wondering. In fact, I'm not wondering. I know that there should be some problem somewhere down the line in your study plan. You must have felt a lot of pressure. You must have यस सर। thought that this challenge is probably too much for me. अक्सर ज़्यादातर एसीसी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कैसे हम फटाफट से अच्छे मार्क्स के साथ अपने पेपर्स को लगातार क्लियर करते चले जाएं। और वही मेरी बात हुई हुसैन के साथ, जिन्होंने अभी रिसेंटली 3 महीने के समय में 2 स्किल लेवल के पेपर्स क्लियर करें और अच्छे मार्क्स से क्लियर करें। तो आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा किया और आप ऐसा क्या कर सकते हैं अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मैंने रिसेंटली हुसैन, जो कि एक एसीसीए के स्टूडेंट हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया है। उन्होंने हाल फिलहाल में नॉलेज लेवल के 3 पेपर्स क्लियर करे हैं, जिसके अंदर F1 के अंदर उन्हें 83, F2 के अंदर 90 और F3 के अंदर उनको 98 मार्क्स उन्होंने स्कोर करे हैं। इसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर को देकर वहाँ पर 71 मार्क्स लेकर के आए हैं। एंड देन 3 महीने के समय में उन्होंने 2 पेपर्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसके अंदर 90 प्लस मार्क्स वो लेकर के आए हैं और टैक्सेशन जिसके अंदर 80 प्लस मार्क्स वो लेकर के आए हैं। और ऐसा उन्होंने किया है सिर्फ 3 महीने की प्रिपरेशन में। तो आइए 5 ऐसी चीज़ें देखते हैं जो मुझे इस पॉडकास्ट से रियलाइज़ हुई, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही में कुछ क्लिप्स हुसैन की भी शेयर करूंगा ताकि आपको उनका ओपिनियन भी डायरेक्टली उनके मुंह से ही पता चले। मेरा ऐसा मानना है जो एसीसीए स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई अभी कर रहे हैं, उनके लिए इंस्पायरिंग भी हो सकता है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल सकता है। याद रखें, अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, उसका अनकट वर्जन देखना चाहते हैं, तो आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हुसैन से भी आप कनेक्ट करके उनसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल इस पॉडकास्ट से समझी हुई कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा हुसैन की क्लिप्स के साथ। अगर इसी तरह की वीडियोस आपको लगातार देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पहला सवाल जो हम सबके मन में आता है कि क्या स्किल लेवल इतना आसान है कि 3 महीने के अंदर 2 पेपर करे जा सकते हैं? तो देखिए, आसान तो नहीं है, क्योंकि जब आप नॉलेज लेवल में होते हैं तो 100% MCQ पेपर्स देते हैं और जब आप अपने स्किल लेवल में जाते हैं तो आपको अब एक नए टाइप के एग्ज़ाम फॉर्मेट के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। कोर्स कंटेंट भी ज़्यादा होता है और स्लाइटली यहाँ पर आपकी डिफ़िकल्टी भी बढ़ जाती है। तो आसान तो नहीं है। आइए देखें हुसैन का क्या कहना है इस बारे में। In the starting, it was a bit difficult, but I managed in the end. In around 10 to 15 days, I was able to do both the papers simultaneously, easily. अब यहाँ पर पॉडकास्ट में हुसैन ने भी एडमिट किया कि ये 2 पेपर का जो टास्क था उन्हें काफ़ी चैलेंजिंग लगा और कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कत आई, मगर कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना इन्हें कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी था। देखें जरा। When I started taxation syllabus for around 10 to 15 days, I wasn't sure that I will be giving this in September session or not. But as I started to achieve the learning curve, I completed my syllabus till 31st July. But I didn't book my exam for around 25th July. Means I booked my exam after 25th July for taxation because I wasn't sure that will I able to cover the syllabus or not. So after booking the exam, when I started the section C in the August, so that was the second time when I felt that it will be difficult for me to complete the whole thing. मैंने उनसे उनके स्टडी प्लान के बारे में भी बातचीत करी। अब किसी भी स्किल लेवल या प्रोफेशनल लेवल पेपर का आप जब प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर आपका कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आपको 2 बातों पे ध्यान देना एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका कोर्स जो है वो समय से फिनिश होना चाहिए।
और दूसरी बात ये कि आपको कोर्स को लगातार रिवाइज करते रहना चाहिए, स्पेशली टैक्स का पेपर जिसका कोर्स काफ़ी लेंदी है, और अगर आप उसे बीच बीच में रिवाइज नहीं करेंगे तो अपना पढ़ा हुआ पूरी तरह से भूल जाएंगे जब तक आप पेपर के एंड तक पहुंचेंगे। आइए हुसैन का देखते हैं क्या कहना है इस बारे में। So, I started firstly in June for FR. For around 18 to 20 days, I did FR and covered most of the syllabus. Then I shifted my focus on text. So when I started text, it was a bit difficult to manage both because I usually used to study around 7 hours a day, in which I used to study for 3 hours in the morning for text, 3 hours in afternoon for FR, and to do 1 hour revision at the night for text. As we know, the text syllabus is a bit difficult and you have to remember a lot of things. So I used to revise what I had done in the past days every night for 1 hour, so I do not forget the things. देखिए, कोई भी स्टडी प्लान जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। हमें अपना स्टडी प्लान बनाना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी प्लान बनाया है उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना और उसके पीछे लगे रहना बेहद ज़रूरी है। बट आप स्टडी प्लान जो हमने डिस्कस किया इसे भी एज रेफरेंस बना करके चल सकते हैं। तीसरी बात बहुत ज़रूरी, जब मैंने उनसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए रीज़न पूछा तो मुझे पता चला, उनका कहना है कि बेसिक्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर उन्हें 90+ मार्क्स आने का मेन रीज़न ये था, और इसलिए यही बात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आपको अगर अच्छे मार्क्स के लेवल के अंदर लेकर के आने हैं तो जो पेपर है F2, F3, इवन F1 कुछ ऐसे बेसिक्स को इंक्लूड करता है जिसके अंदर अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आगे आने वाले स्किल और प्रोफेशनल लेवल के पेपर भी आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ऐसा आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। आइए देखें हुसैन का क्या कहना था इस बारे में। My basics for accounting are somewhat strong, so I didn't have to worry much about FR because the syllabus was somewhat related to financial accounting. Standards पर ज़्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं थे इसमें। पॉइंट नंबर 4, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं हमारे उसको करने के लिए, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए पता नहीं क्या ही करना है हमको। उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, या तो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट तो वो कर रहे हैं, बट प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तैयारी आप शुरू करें, वो यूजुअली एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। और देखें, हुसैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आइए बात करते हैं। In around August, I started to do section 3 questions, in which I did first financial statements, preparation of financial statements, then consolidation, and for around 10 days I gave ratio analysis because it's a bit difficult area to manage. So around 20 days I gave section 3 questions, and then in the last 10 days I revised the whole syllabus along with doing the MCQ and MTQ questions of exam kit. पॉइंट नंबर 5 इज़ मल्टीपल रिविजन्स। अब कई सारे पॉडकास्ट हो चुके हैं जो हमने रैंकर्स और अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी किए हैं, और ये पॉइंट जो है अक्सर आता है, बार बार आता है। हर रैंकर अपने अच्छे स्कोरिंग के लिए और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में कॉन्फिडेंस के लिए मल्टीपल रिविजन्स को ज़रूर थैंक करता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर यही बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपकी कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन कोर्स की हो जानी चाहिए। मगर हुसैन के केस में जो 3 महीने के अंदर 2 पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्या वो मल्टीपल रिवीजन्स कर पाए थे? आइए देखें उनका क्या कहना है। I revised the study text for around 4 to 5 times because it was 4 to 5 times because there were 26 chapters and you have to remember all those chapters. Means if you forget one rule, you won't be able to solve section 3 question, and there are 40 marks for it. So I revised for around 4 to 5 times study text and around 2 to 3 times my section 3 questions in exam. I did not do BPP for taxation as the time was less, so I wasn't able to cope up with it. So I did only exam kit for taxation
But in FR, I did both BPP and exam kit for MCQ and MTQ, but only exam kit for section C questions. तो अब उन्हीं के मुंह से सुन लिया आपने, मल्टीपल रिविजन्स वो भी करके गए थे, पॉसिबल था, बट क्योंकि वो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर बीपीपी और कापलान दोनों नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक किताब को करना कंप्लीट समझा। बट ही मेड श्योर कि स्टडी किट या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज किया जा सके। देखिए, मल्टीपल रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकता है एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आंसर देते समय भूलने से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है इससे आप कुछ इंसाइटफुल समझ पाए हो और अपनी पढ़ाई के अंदर इसे अप्लाई भी कर सकें। और कुछ आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। याद रखें, मुझसे लिंक्डइन के ऊपर आप कनेक्ट कर लें अगर आप पूरा जो है पॉडकास्ट वो देखना चाहते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ। दैट्स राइट, अगली वीडियो।